ठीक है, तो आज से शुरू होने वाला है एक नया अध्याय जिसका नाम है आहार, है ना। आहार जो है वो अध्याय आज हम देखेंगे। इससे पहले का जो अध्याय था सद्वृत्त अध्याय वो कंप्लीट हो गया है ना। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आहार। ठीक है, जो तो आहार में क्या क्या देखेंगे। आहार में देखेंगे कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके क्लासिफिकेशंस क्या है ना आहार के। तो वो सारी चीजें जो है वो हम आज के अध्याय में देखेंगे। तो पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो आहार देखो, हमने अब तक जब देखा कि सद्वृत्त में या फिर ऋतुचर्या में, है ना, हर जगह पे हमने देखा कि हितकर आहार का सेवन करना चाहिए, अहितकर आहार का त्याग करना चाहिए, या फिर अहितकर आहार का निषेध करना चाहिए, पथ्याहार का सेवन करना चाहिए। तो जो ये आहार होता है उसके बारे में हम देखेंगे कि आहार का मतलब क्या होता है, आहार की परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, है ना। उसके आयुर्वेद में क्या-क्या प्रकार दिए हैं, मॉडर्न साइंस में क्या-क्या प्रकार दिए हैं, ठीक है। और जो आजकल जो वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं आहार में, उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल मतलब पूरा आहार जो होता है उसके प्रकार, उसका अर्थ, परिभाषा, निरुक्ति, महत्व, है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं वो इस अध्याय में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि त्रिस्तंभ। देखो आयुर्वेद में ना त्रिस्तंभ बताए हैं, या फिर उसी को ही त्रिस्थून भी कहा है, ठीक है। तो त्रिस्तंभ या फिर त्रिस्थून किसे कहा गया है, वात, पित्त और कफ, है ना। वात, पित्त, कफ इन दोनों को मिला के क्या बोला है, त्रिस्थून या फिर त्रिस्तंभ, ठीक है। तो ये तीन स्तंभ क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। त्रिदोष क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं, है ना। तो ये जो तीन तीन दोष है, वात, पित्त, कफ, ये क्या करते हैं, शरीर में जो भी क्रियाएं चलती है, फिर वो आहार ग्रहण करना, उसको पचाना, उसकी वजह से उसका मेटाबॉलिज्म करवाना, कैटाबॉलिज्म करवाना, फिर तेज की उत्पत्ति, धातु की उत्पत्ति, है ना, निद्रा उत्पत्ति, जो सारी जो चीजें होती है एक व्यक्ति का शरीर धारण करने के लिए जो धातु लगते हैं, है ना, सप्त धातु, वो जो है वो ये दोषों पे आधारित होती है ना। मतलब कि क्या कि शरीर का जो स्वास्थ्य होता है ना, तो वो पूरा दोषों पे आधारित होता है ना। तो ये क्या है, ये तीन जो है वो पिलर्स है ना। कौन तीन, वात, पित्त, कफ, ये क्या है, पिलर्स है ना। तो इसीलिए क्या बोला है, इसको त्रिस्थूण या फिर त्रिस्तंभ कहा गया है ना। ये क्या करते हैं, शरीर का धारण करते हैं। अब देखते हैं दूसरा जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, त्रि उपस्तंभ, मतलब त्रय उपस्तंभ, है ना। तो त्रय उपस्तंभ क्या क्या है, आहार, स्वप्न, ब्रह्मचर्य इति। त्रय उपस्तंभ इति आहार, स्वप्नो, ब्रह्मचर्यम इति, ठीक है। तो ये जो तीन स्तंभ है, उसके हेल्प करने के लिए, उसको सपोर्ट देने के लिए अलग से तीन उपस्तंभ बताए हैं। तो वो तीन उपस्तंभ क्या क्या है, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार मतलब तो हमें पता है जो फूड होता है, जो हम कंज्यूम करते हैं, है ना। और स्वप्न का अर्थ क्या बताया है, स्वप्न मतलब निद्रा, है ना, निद्रा त्यागना, निद्रा सेवन करना। तो वो जो सुखपूर्वक हितकारक निद्रा होती है वो। और तीसरा बताया है ब्रह्मचर्य। तो ये तीन क्या है, उपस्तंभ है। तो उपस्तंभ का कार्य क्या होता है, उपस्तंभ वो होते हैं जो प्रधान स्तंभ यानी त्रिदोष जो है, प्रधान स्तंभ जो है उनके समीप रहकर शरीर का धारण करते हैं, ठीक है। तो ये तीन उपस्तंभ क्या कर रहे हैं, ये भी ये जो तीन उपस्तंभ है वो इसी की हेल्प कर रहे हैं, है ना। ये क्या है, जो तीन स्तंभ क्या है, मेन पिलर्स है, लेकिन इस पिलर को जो सपोर्ट देने वाला है वो होता है उपस्तंभ। इस पिलर में ये मतलब हितकारक, क्षय, वृद्धि, प्रकोप, है ना, शमन, ये सारी चीजें किसकी वजह से आती है, तो ये सारी चीजें आती है इन उपस्तंभों की वजह से, है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, अब आहार, जैसे कि वात प्रकोपक आहार लेने से क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। वात प्रकोपक आहार मतलब क्या, जो वात के गुण समान होता है, जैसे रुक्ष आहार, शीत आहार, ये लेंगे तो क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। और उसके विरुद्ध आहार लेंगे जैसे कि स्निग्ध आहार, उष्ण आहार, तो क्या होगा, वात का शमन होगा, है ना।
तो उसी तरह ब्रह्मचर्य और निद्रा भी जो है वो इन तीनों दोषों का मतलब इन तीनों दोषों को हेल्प करती है शरीर का धारण कराने में। ठीक है, समझ में आ गया? उपस्तंभ और स्तंभ क्या होते हैं? अब हम उपस्तंभ क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आहार के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना? तो आहार का जब महत्व जानना है हमें, तो सबसे पहले क्या जानना चाहिए कि आहार क्या है? उपस्तंभ है। शरीर में जो 3 स्तंभ होते हैं, उनका सपोर्ट देने के लिए जो वो होता है, वो होता है उपस्तंभ, है ना? तो ये उपस्तंभ क्या है? आहार है। इसी का मतलब आहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आहार क्या करता है? वो स्तंभ को मदद करता है शरीर धारण करवाने में, है ना? और देखो तैत्तिरीय उपनिषद में भी क्या बोला है कि अन्न रसमय जगत है, मतलब जो सृष्टि है, जो प्राणी मात्रा है, फिर मनुष्य बाकी जो प्राणी है, वो सारे लोग क्या है? वो अन्न से उत्पन्न होते हैं, है ना? तो मनुष्य क्या है? वो अन्न से उत्पन्न है। इसीलिए आहार का शरीर पे, मनुष्य के लाइफस्टाइल पे, मनुष्य पे, मतलब पूरा उसका शरीर धारण, वो किस तरह से जीता है, जीवन शैली, वो सारी चीजों पे आहार का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो इसीलिए हमें आहार के बारे में जानना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज गेन करना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो आहार क्या है? आहार एक उपस्तंभ है। जो 3 उपस्तंभ है, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, उन तीनों में से एक उपस्तंभ आहार है। तो ये उपस्तंभ क्या करते हैं? वो स्तंभ की मदद करते हैं शरीर को धारण करने में। ठीक है, और स्तंभ कौन से है? वात, पित्त, कफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो याद रखने हैं। स्तंभ का ट्रायंगल होता है वात, पित्त, कफ। उपस्तंभ का ट्रायंगल होता है आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। और ये जो तीनों स्तंभ है वो एक दूसरे के हेल्प के साथ करते हैं। कोई देखो, ये कोई एक ही व्यक्ति एक ही स्तंभ जो है वो कार्य नहीं कर सकता। ये तीनों को क्या है? वो तीनों को मिलके कार्य करना पड़ता है। ये तीनों क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों का कार्य जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। तीनों को एक साथ एक हार्मनी बना के काम करना पड़ता है। ठीक है, और सेम वही चीज अप्लाई होती है उपस्तंभ में, है ना? तो आहार पे निद्रा डिपेंड करती है, निद्रा पे फिर आहार डिपेंड करता है। ये दोनों चीजें जो है वो ब्रह्मचर्य को के ऊपर डिपेंड करती है, और ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य पालन, वो भी इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों चीजें एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये होता है उपस्तंभ और स्तंभ। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए हमें जो आहार है वो एक तरह का उपस्तंभ है, इसीलिए इसको समझना पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, आपको आपको पता होगा एक पहले के टाइम में कैसे एक गाड़ी होती थी, है ना? जो बच्चे छोटे छोटे हो जाते थे तो लकड़ी की गाड़ी होती थी, है ना? तो नीचे जो है वो मतलब 3 पहियों की गाड़ी होती थी वो, है ना? ऐसा अभी यहाँ पे 3D इमेज नहीं बना सकती। ये जो है वो लकड़ी का खिलौना होता था। तो बच्चा जब चलने लग जाए तो उसको ये गाड़ी देते थे, ताकि वो इसको यहाँ पे पकड़ कर, मतलब ये बच्चा है समझ लो, और ये यहाँ पे पकड़ कर जो है वो इस गाड़ी को चलाना सीखता था, है ना? ये जो गाड़ी पुराने मतलब पहले के टाइम में ये लकड़ी की गाड़ी मिलती थी। तो ये जो है ना उपस्तंभ और स्तंभ, ये भी इसी तरह के 3 पहिए की गाड़ी होती है, जिसके ऊपर शरीर जो है वो चलते रहता है। ठीक है, समझ में आ गया? उपस्तंभ और स्तंभ क्या है? ये इसी प्रकार की गाड़ी है जिसके ऊपर शरीर जो है वो चलता है ना? इसके ऊपर ही शरीर डिपेंड करता है। तो ये जो गाड़ी है, इसके तीनों पहिए जो है वो ठीक होने चाहिए, जरूरी होते हैं। तो कोई भी अगर एक पहिया गलत हो, काम नहीं कर रहा हो, तो ये गाड़ी भी काम नहीं करेगी, है ना? तो उसी प्रकार से उपस्तंभ में जो आहार है, निद्रा है और ब्रह्मचर्य है, इन तीनों का सम्यक रूप से पालन करना अति आवश्यक होता है। अब देखो, उसमें से भी हमने निद्रा और ब्रह्मचर्य के बारे में ऑलरेडी देख लिया है ना? जब दिनचर्या देख रहे थे, जब रात्रिचर्या देख रहे थे, है ना? तो उस टाइम में हमने रात्रिचर्या में ये दोनों चीजें देखी है। वैसे रात्रिचर्या में थोड़ा थोड़ा आहार के बारे में भी देखा है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा देखा था, है ना? तो डिटेल आहार के बारे में नहीं देखा था। तो अब जो है वो हम आहार के बारे में इस अध्याय में डिटेलली देखेंगे। ठीक है, तो त्रयोपसंभ महत्व देखते हैं। क्या बोला है? महत्व क्या होता है? एभिः स्त्रीभिः युक्ति युक्तैरूप स्तब्धम उपस्तंभै शरीर बल वर्ण उपचय चित्त अनुवर्तते। ठीक है,
तो क्या बोला है, शरीर बल वर्ण उपचयोपचित अनुवर्तते। तो ये क्या करते हैं, ये जो तीनों उपस्तंभ हैं वो क्या युक्ति से अगर प्रयोग किए जाए, मतलब कुछ भी नहीं करना है, युक्ति पूर्वक आचरण करना है ना। युक्ति पूर्वक मतलब क्या, अपना दिमाग लगा के हितकर क्या है अहितकर क्या है ना, उसके ऊपर संस्कार करके, है ना। तो वो सारी चीजें करके युक्ति से जब इसका आचरण किया जाए, किसका आचरण, त्रय उपस्तंभ का, मतलब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य का, तो क्या होता है, जो उपस्तब्ध मतलब जो स्टेबल शरीर है ना, जो स्थिर शरीर है हमारा, वो उसको क्या करता है, उसके बल वर्ण का उपचय करता है ना, मतलब क्रमिक वृद्धि करता है, बल की वृद्धि करता है, वर्ण की वृद्धि करता है। तो इसीलिए ये जो तीनों उपस्तंभ है वो जरूरी होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है, ये आहार जो है वो क्या करता है कि बल और वर्ण का उपचय करता है। ठीक है, समझ में आ गया। शरीर को स्थिर बनाने में भी लाभदायी होता है, और जब शरीर स्थिर स्टेबल अच्छा सुदृढ़ बन जाता है, तो उसमें जो बल वृद्धि करना वर्ण वृद्धि करना है ना, वो सारी जो चीजें होती है, चय उपचय की जो प्रोसेस होती है, वो अच्छे से बना के रखना, ये काम होता है उपस्तंभ का। ठीक है, तो समझ में आ गया उपस्तंभ क्यों जरूरी है, ताकि शरीर का बल वर्ण का उपचय हो सके और शरीर जो है वो अच्छे से निरोगी रह सके। ठीक है ना। ये शरीर निरोगी क्यों रखना है, जो आयुर्वेद का मूल उद्देश्य है कि धर्म अर्थ काम पुरुष मोक्ष है ना, मतलब जो पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ, उनका उनकी प्राप्ति करने के लिए क्या मूल होता है, आरोग्य होता है। धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम, ये श्लोक है ना, धर्म अर्थ काम मोक्षानाम आरोग्य मूलम उत्तमम। तो इन चारों की प्राप्ति के लिए आरोग्य मतलब निरोगी रहना, व्याधि रहित रहना, सुदृढ़ रहना जरूरी होता है, तभी हम उन पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी शरीर को सुदृढ़ रखने के लिए, निरोगी रखने के लिए क्या करना पड़ता है, इन ये जो त्रय उपस्तंभ बताए हैं उनका युक्ति पूर्वक पालन करना होता है, आचरण करना होता है, या फिर सेवन करना होता है ना। युक्ति पूर्वक आहार ग्रहण करना होता है, युक्ति पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जिसे ही संयमित ब्रह्मचर्य अब्रह्मचर्य कह सकते हैं ना। और युक्ति पूर्वक निद्रा का सेवन करना पड़ता है, तभी जो शरीर है वो कैसा रहता है, वो निरोगी रहता है, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं आहार के बारे में। ठीक है, अब डायरेक्टली आहार पे आते हैं। तो आहार की निरुक्ति क्या है, या फिर उसकी परिभाषा क्या है, मतलब हम आहार किसे कहते हैं। तो क्या बताया है, आहार्यते गलाधो नियते इति आहार। तो जो द्रव्य दांतों से चबाकर गले के नीचे निगला जाता है, उसे आहार कहते हैं। ठीक है, दूसरी एक श्लोक क्या बताया है, आहारित इति आहारो भेषजमपि। तो ये जो आहार है ना, जो हम सेवन करते हैं, सेवन किया हुआ है ना, सेवन किया हुआ आहार भेषज की तरह भी काम करता है। भेषज मतलब क्या, औषधि है ना। तो क्या बताया है कि जो हम आहार सेवन करते हैं वो केवल एक आहार नहीं होता, वो केवल हमारा पेट भरने के लिए नहीं होता, अपितु वो एक भेषज होता है, वो एक मेडिसिन होती है ना। तो मेडिसिन क्या करती है, व्याधि की उत्पत्ति होने पर उसकी शमन करती है ना। तो आहार क्या होता है, वो आहार जो है वो एक तरह का भेषज है ना। समझ में आ गया। तो आहार क्या, आहार का मतलब क्या होता है, जिसको गले से नीचे डाला जाता है चबा के, या फिर मतलब अनेक अनेक प्रकार से। ठीक है, कुछ कुछ द्रव्य पीने योग्य होते हैं, पेय जो होते हैं, मतलब जो कुछ भी गले के नीचे जाता है, गले के नीचे मतलब क्या, जिसको हम एसोफेगस के थ्रू स्टमक में डालते हैं, है ना। तो वो जो चीज है वो होती है आहार। ठीक है, अब यहाँ पे हम मेडिसिन भी डालते हैं, है ना, मतलब मेडिसिन भी हम खाते हैं तो मुख से ही खाएंगे, है ना, और वो गले के नीचे जाती है। तो क्या बोला है कि आहार जो है वो एक तरह का मेडिसिन भी है। तो मेडिसिन क्या करता है, शरीर व्याधि में हेल्प करता है, व्याधि का शमन करता है। ठीक है, तो आहार क्या करता है, व्याधि में भी उपयुक्त होता है और शरीर का पोषण भी करता है। ठीक है, समझ में आ गया।
जो भी चीज गले के नीचे जाती है, आहार आहार होती है, उसको आहार बोला है। आहार जो है वो शरीर का पोषण भी करती है और भेषज की तरह भी काम करती है, ठीक है। जैसे कि व्याधि में पथ्यापथ्य का सेवन करने से एक तरह का भेषज ही बोला है, मतलब व्याधि में अगर आहार किस तरह से सेवन करना है, इसका पथ्य अगर फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वो व्याधि कम नहीं होगी। लेकिन अगर व्याधि की डायरेक्ट हम औषधि द्रव्य ना लेते हुए सिर्फ पथ्यापथ्य भी अगर करेंगे तो हो सकता है कि उस व्याधि का शमन हो, ठीक है। तो इसीलिए आहार को क्या बोला है, एक तरह से भेषज बोला है, मतलब मेडिसिन बोला है कि व्याधि का शमन करने की क्षमता जो होती है वो आहार में होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि मतलब डायरेक्ट ड्रग्स वगैरह, मेडिसिनल हर्ब्स या फिर रस औषधि है ना, तो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ आहार में कुछ बदलाव करने से भी व्याधि का शमन हो जाता है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या होता है, आहार क्या है, वो एक तरह से भेषज यानी मेडिसिन का ही काम करती है ना। तो इस तरह से आहार इंपॉर्टेंट होता है, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का पोषण करती है और रोगी व्यक्ति के शरीर में जो भी रोग उत्पन्न हुआ है, जो भी व्याधि उत्पन्न हुआ है, उसका शमन करने में हेल्प करती है, ठीक है। समझ में आ गया आहार की निरुक्ति। अब आगे देखते हैं क्या बताया है आहार का महत्व। देखो पहला ही पॉइंट क्या है, आहार के अध्याय में आहार का महत्व बताना है ना, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड बताया है। तो आहार का क्या महत्व है, क्या बोला है, अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, चरक सूत्र 25 अध्याय में, 25वें अध्याय में ये बात बताई है। मतलब आचार्य चरक ने क्या किया है, कुछ ऐसे द्रव्य बताए हैं जो वो कर्म करने में एकदम श्रेष्ठ होते हैं, है ना। तो वो जो श्रेष्ठ होता है, तो अन्न किस चीज में श्रेष्ठ है, वृत्ति करने में, है ना। वृत्ति करने में मतलब क्या, शरीर का धारण करने वाले द्रव्य में आहार श्रेष्ठ माना गया है। तो आहार क्या है, शरीर का धारण करने में श्रेष्ठ होता है ना। अग्र संग्रह का जब वर्णन किया है आचार्य चरक ने, अग्र संग्रह मतलब क्या होता है, जो द्रव्य कोई एक कार्य करने में श्रेष्ठ होता है उसको अग्र बोला है। अग्र मतलब क्या कि सबसे आगे, सबसे श्रेष्ठ जो होता है। तो उसी तरह वृत्ति करने में मतलब शरीर को धारण करने में सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो वो आहार है, ठीक है। समझ में आ गया, ये आहार का महत्व है कि आहार क्या करता है, शरीर का धारण पोषण करता है, ठीक है। समझ में आ गया पहला पॉइंट कि आहार क्या करता है, आहार वृत्ति, अन्नम वृत्तिकराणाम श्रेष्ठम, बहुत इजी श्लोक है, ये आपको याद रहना चाहिए। वैसे तो जो चरक सूत्र 25 अध्याय में जितने भी अग्र संग्रह आए हैं ना, वो सभी याद रहने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट श्लोक क्या बताया है, तत् शरीर धातु व्यूह बल वर्णेन्द्रिय प्रसाद करम। तो चरक सूत्र 27 में क्या श्लोक आया है, आहार क्या करता है, शरीर धातु व्यूह बल वर्णेन्द्रिय प्रसाद करम। आहार शरीर के धातु बल वर्ण की वृद्धि करता है एवं इंद्रियों को प्रसन्न करता है, इंद्रियों को प्रसादन करता है, ठीक है। तो आहार क्या करता है, जो धातु है, सप्त धातु, कौन से सप्त धातु है, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, है ना। तो ये जो 7 धातु है जिनकी वजह से शरीर बना है ना। तो इन धातुओं का क्या करता है, उस धातु में बल उत्पन्न करता है, उत्तम धातु उत्पन्न करता है ना। मतलब जो सार धातु होता है, रस सार मांस सार, ये जो लक्षण होते हैं, तो वो सारता कौन उत्पन्न करता है, ये अन्न उत्पन्न करता है, आहार उत्पन्न करता है। और क्या करता है, वर्ण की वृद्धि करता है, मतलब कॉम्प्लेक्शन, तेज या फिर ग्लो जो होता है ना, उसकी उत्पत्ति करता है, उसकी वृद्धि करता है। और क्या करता है, इंद्रियों का प्रसादन करता है, मतलब जो हमारे इंद्रिय है ना, श्रोत्रेंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, कर्णेंद्रिय, जिह्वेंद्रिय, है ना, त्वकेंद्रिय, तो ये जो इंद्रिय है इनको क्या करता है, इनको प्रसादन करता है, इनको प्रसन्न रखता है, इनकी शुद्धि करता है, इनको इनका बलवर्धन करता है, ठीक है। तो आहार का ये सारे कर्म होते हैं। तो इसीलिए आहार महत्वपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि एक तो वो धातु का भी वर्धन कर रहा है, बलवर्ण का वर्धन कर रहा है, और साथ ही में सिर्फ शरीर की नहीं तो इंद्रियों को भी प्रसादन करता है ना। तो इसीलिए आहार महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ये जो श्लोक बताया है, क्या बताया है
एक बार फिर से श्लोक पढ़ लेते हैं। शरीर धातु व्यूह बल वर्णेन्द्रिय प्रसाद करम, ठीक है। धातुओं का बल वर्धन कर रहा है, बल वर्ण का वर्धन कर रहा है और साथ ही साथ इंद्रियों को भी प्रसादन करता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, इष्ट वर्ण गंध रस स्पर्शे विधि विहितम अन्नपानम प्राणिनाम प्राण संज्ञकानाम प्राणम आचक्षते। देखो ये जो आहार है वो क्या करता है, गंध वर्ण गंध रस स्पर्श से प्रिय आहार मतलब हितकर एवं रुचिकर आहार तथा विधि पूर्वक बनाया हुआ आहार प्राणियों का प्राण होता है ना। प्राणी नाम प्राणी संज्ञ का नाम प्राणम आचक्षते। देखो प्राणी नाम मतलब प्राणियों का, तथा प्राण प्राणी ऐसा संज्ञक देने वाले संज्ञा जिसको दी जा सकती है वो सारे, मतलब कि प्राणी मतलब जो पशु पक्षी है ना वो है, और प्राणी संज्ञक मतलब जैसे वृक्ष लताएं है ना जिनमें थोड़े अंश में भी जिनमें प्राण होता है, जिसको प्राण की संज्ञा दी जा सकती है, तो उनका प्राण क्या होता है, यह आहार होता है। कौन सा आहार होता है, इष्ट वर्ण इष्ट गंध इष्ट रस इष्ट स्पर्श मतलब प्रिय तथा हितकर वर्ण वाला आहार, प्रिय तथा हितकर गंध का आहार, प्रिय तथा हितकर रस का आहार, प्रिय तथा हितकर स्पर्श का आहार, और विधि विहित अन्नपान मतलब जो आहार विधि पूर्वक बनाया है ना। मतलब आहार की जो कुकिंग आगे की जो प्रोसेस होती है, कुकिंग करना, फ्राई करना, उसको रोस्ट करना है ना, ये सारी जो विधि होती है वो विधि भी एकदम बराबर से जिसकी बनाई गई हो, है ना। मतलब अति पाक नहीं हुआ है, एकदम जला नहीं दिया है, ना ही कच्चा रखा है, तो विधि पूर्वक जो आहार बनाया जाता है, और जिसका रस वर्ण गंध स्पर्श ये सभी कैसे हैं, ये हितकर तथा रुचिकर है, ये आहार क्या होता है, प्राणी मात्र के प्राण होता है। समझ में आ गया। यहाँ पे प्राण मतलब यहाँ पे आहार का ये महत्व बताया है कि आहार क्या है, वो प्राण होता है प्राणी मात्राओं की। तो प्राणी मात्रा में सभी चीजें आती है, क्योंकि देखो वृक्ष भी जो है वो अपना अपना आहार ग्रहण करते हैं, है ना। सॉइल में से जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो वो उनका आहार हो गया, तो वो क्या हो गया, वो उनका प्राण हो गया, है ना। अब उनके इसमें उनका कोई प्रोसेसिंग नहीं आता है, मतलब कुकिंग रोस्टिंग बॉइलिंग ये सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन जो बाकी जो मनुष्य होता है उसके लिए तो ये चीजें होती है ना। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया है, पूरा सभी को इसको इसमें कवर किया है ना, कि जितने भी प्राणी मात्रा है, जितने भी प्राणी संज्ञक है, उनमें प्राण क्या होता है, तो यह विधि पूर्वक बनाया हुआ हितकर तथा रुचिकर आहार क्या होता है, प्राणियों का प्राण होता है। देखो यहाँ पे हितकर और रुचिकर ये दो वर्ड्स यूज किए हैं, तो ये क्यों यूज किए हैं, जैसे कि कुछ कुछ क्या होते हैं, कुछ विषाक्त द्रव्य हो सकते हैं, कभी कभी बासी खाना हो जाए तो उसमें फंगस आ जाए, है ना, तो वो अहितकर हो गया, तो वो आहार प्राण देगा क्या, नहीं देगा ना, वो आहार तो फिर प्राण का हरण कर लेता है। तो इसीलिए क्या बोला है, जो हितकर रुचिकर और विधि पूर्वक बनाया हुआ आहार होता है वो आहार प्राण होता है। देखो विधि पूर्वक बनाया हुआ, इससे हम एक और चीज समझ सकते हैं कि जो आजकल फास्ट फूड बन रहे हैं वो क्या है, वो एक्चुअल वो विधि है क्या, वैसी विधि नहीं है, मतलब उसको लाना धोना पकाना है ना, ये उसकी एक्चुअल एक लॉन्ग टर्म की विधि है। लेकिन हम लोग फास्ट फूड के जमाने में क्या कर रहे हैं, उसको उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स फूड एडिटिव्स वगैरह ऐड करके टॉक्सिक सब्सटेंस उसमें क्रिएट करके उसको उसकी जो विधि है वो उसमें गड़बड़ कर रहे हैं, है ना। तो वो आहार भी जो है वो ऐसा अविधि वाला जो आहार है, मतलब जो विधि युक्त आहार नहीं है, वो भी प्राण नहीं देता है, मतलब वो प्राण नहीं कह सकते हम, वो कभी कभी डिसीज उत्पन्न करता है, प्राण का हरण भी कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में जब हम डिटेयली देखेंगे, जो फास्ट फूड है इंस्टेंट फूड्स है ना, प्रिजर्वेटिव्स एडिटिव्स वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो चीज बताई है कि कौन सा आहार प्राण होता है, तो जो हितकर आहार है, गंध वर्ण रस स्पर्श से हितकर है रुचिकर है और विधि पूर्वक बनाया हुआ जो आहार है वो आहार प्राणियों का प्राण होता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, आहार से शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना रहता है।
देखो आहार कितना वाइड इम्पैक्ट डालता है हमारे हेल्थ पे। तो यहाँ पे सिर्फ फिजिकल हेल्थ मेंटेन नहीं होता है, बल्कि मेंटल हेल्थ एंड स्पिरिचुअल हेल्थ तक भी आहार जो है वो इसका इम्पैक्ट डालता है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि तामसिक आहार, सात्विक आहार, राजसिक आहार, तो ये सारी चीजें क्या करती है, हमारे मन मतलब जो मन होता है उस पर इम्पैक्ट डालती है। हमारा जो आत्मा होता है या फिर हमारे विचार करने की जो शक्ति होती है, किसी चीज को रिएक्ट करने की जो एक विचार होता है ना, रिस्पॉन्ड करने की जो क्वालिटी होती है, उस पे भी ये प्रभाव डालती है। ठीक है, तो ये किस तरह डालती है ये अब हम आगे देखते हैं। तो क्या बोला है, प्राणः प्राणभृताम् अन्नम् अन्नं लोको अभिधावति, वर्ण प्रसाद सौसर्यं जीवितं प्रतिभा सुखम, तुष्टि पुष्टिर्बलम मेधा सर्वमन्न अन्य प्रतिष्ठितम। तो चरक सूत्र 27 में ही ये श्लोक आया है। ये श्लोक बहुत बड़ा है, हमने इसको थोड़े थोड़े मात्रा में लिया है। ठीक है, मतलब जहां का तहां अर्थ समझ में आए इसलिए, मतलब एक एक श्लोक का अर्थ उसी के नीचे देने के लिए हमने इसको अलग अलग स्लाइड में लिया है। लेकिन यही सेम श्लोक बहुत बड़ा है, वो आगे थोड़ी इसका आधा जो भाग है वो आगे के स्लाइड में देखते हैं। तो इस स्लाइड में जो श्लोक है वो क्या बताता है, तो प्राणः प्राणभृताम् अन्नम अन्नम लोको अभिधावति, अन्न प्राणियों का प्राण होता है, इसीलिए सर्व प्राणी अन्न प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं और अन्न को प्राप्त करते हैं, है ना। प्राणः प्राणभृताम् अन्नम, तो प्राण जो प्राणी जन होते हैं, है ना, प्राणी संज्ञक जो है वो उनका प्राण कौन है, अन्न है ना। तो अन्न के लिए लोग क्या करते हैं, मतलब प्राणी क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं, है ना। अभिधावती मतलब प्रयत्न करना, अन्न प्राप्त करने का प्रयत्न करना, और इस तरह से वो अन्न प्राप्त करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में क्या बोला है, देखो ये सारे शारीरिक भाव है, मतलब ये फिजिकल हेल्थ बनाते हैं। कौन से, वर्ण प्रसाद सौस्वर्य जीवितम प्रतिभा सुखम, तुष्टि पुष्टि बल मेधा सर्वमन्नम प्रतिष्ठितम। तो इसमें से शारीरिक भाव कौन से है, वर्ण प्रसाद मतलब वर्ण यानी कि कॉम्प्लेक्शन, है ना, तेज, ओज बढ़ाते हैं। शुद्ध स्वर, स्वर की स्पष्टता लाते हैं, है ना। अगर वीक स्वर होता है तो वो क्या होता है कि पुअर है, वीक अगर हेल्थ हो जाती है तो उसमें स्वर जो है वो भी क्षीण हो जाता है, या फिर कभी कभी किसी व्याधि में भी जो है वो स्वर में अस्पष्टता होती है। तो अच्छे अन्न के सेवन से क्या होता है, शुद्ध स्वर होता है, और शारीरिक सुख पुष्टि एवं बल होता है, मतलब सुख प्राप्त होता है, पुष्टि प्राप्त होती है, पोषण होता है, बल की वृद्धि होती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे शारीरिक भावों की वजह से शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है। किसकी वजह से, आहार की वजह से, है ना। तो आहार क्या होता है, प्राणियों का प्राण होता है, इसीलिए सर्व प्राणी जो है वो अन्न प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं, है ना। जो इकोसिस्टम है हमारी, है ना, जैसे कि ग्रास मतलब जो घास होती है उसको बकरी खाती है ना, उसको बकरी खाती है। फिर बकरी को खाता है कोई कार्निवोरस एनिमल जैसे कि लॉयन, है ना। फिर लॉयन पंचभूत में जब विलीन हो जाता है तो वो अर्थ में चला जाता है, फिर वो सारे उसके पोषक तत्वों से ग्रास उगती है ना। ग्रास, बकरी, ये लॉयन, और ये अर्थ, है ना। तो देखो अभी एक्चुअली फोटो लेनी चाहिए थी। तो अब देखो इस ये जो इकोसिस्टम है ना, मतलब तो सारे इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, प्राणी मात्रा उनके अन्न की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, है ना। तो ग्रास क्या करेगा, जो पृथ्वी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उनको एब्जॉर्ब करेगा। पेड़ पौधे क्या करते हैं, वही तो करते हैं ना, उनसे ही उन्हें प्राप्त होता है। नीचे के न्यूट्रिएंट्स लेंगे, फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे, वो सूर्य की भी हेल्प लेंगे, है ना। फोटोसिंथेसिस होने के बाद उनका अन्न प्राप्त हो जाता है। फिर जो बकरी होती है ना, मतलब जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो इस ग्रास को सेवन करते हैं, इस घास को खा के, है ना, जो शाकाहार होता है उसको खा के अन्न प्राप्त करते हैं।
फिर जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये जो हार्बिवोरस एनिमल्स या फिर दूसरे जो अन्य जीव होते हैं उनको उनका सेवन करके अपने आहार का प्रतिबंध जो कर लेते हैं, है ना, प्रबंध कर लेते हैं। फिर जब ये जो कार्निवोरस एनिमल है वो जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसमें से जो पंचमहाभूत निकलते हैं वो क्या होते हैं, उनका जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब इस अर्थ में, पृथ्वी में मिलकर पंचमहाभूत में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ये साइकिल है वो चलते रहती है, इकोसिस्टम की साइकिल। तो यहाँ पे सभी क्या कर रहे हैं, अपने अपने आहार को प्राप्त करने के प्रयत्न में लगे होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि अन्न क्या होता है, वो प्राणियों का प्राण होता है, ठीक है। तो अन्न क्या करता है, पहले तो ये बता दिया कि अन्न क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्राण है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर दूसरे इसमें क्या बताया, दूसरे लाइन में, कि शारीरिक भाव कौन से प्राप्त होते हैं, अन्न अन्न के सेवन से। तो क्या क्या, वर्ण प्रसाद होता है, मतलब कॉम्प्लेक्शन अच्छी होती है ना। अच्छा जब पोषण होता है तो वर्ण प्रसाद होता है, शुद्ध स्वर होता है, शरीर का बल वृद्धि होता है, पोषण होता है, बल सुख प्राप्त होता है ना। तो ये शारीरिक भाव प्राप्त होते हैं। इन शारीरिक भावों की प्राप्ति से क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, ठीक है। तो ये हो गया शारीरिक स्वास्थ्य। अब जो मानसिक और आध्यात्मिक है ना, मानसिक में क्या, सुख प्रसाद, है ना। तो मानसिक, मन की प्रसन्नता, मानसिक सुख प्राप्त होता है, मानसिक संतोष प्राप्त होता है, मेधा वृद्धि होती है ना। आहार के सेवन से क्या होता है, जैसे घृत जो होता है वो मेधावर्धक होता है ना। तो मेधा वृद्धि होती है, और प्रतिभावर्धक होता है, व्यक्तित्व जो होता है, पर्सनैलिटी जो होती है, उसकी डेवलपमेंट में भी जो है वो आहार से होती है ना। कैसे, जैसे कि सात्विक आहार के सेवन से सात्विक प्रवृत्ति हो जाएगी, प्रकृति हो जाएगी। राजसिक आहार के सेवन से राजसिक प्रकृति होती है, तामसिक आहार के सेवन से तामसिक प्रवृत्ति होती है ना। तो वो पर्सनालिटी में भी आहार का बहुत बड़ा एक हिस्सा होता है, ठीक है। ये हो गया मानसिक भाव। तो इससे क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य बना रहता है ना। मेंटली वो व्यक्ति काल्म एंड साउंड रहता है ना। और उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है वो अच्छे से होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, अभी नेक्स्ट श्लोक क्या आता है, उसका आगे का श्लोक क्या है, कि लौकिकं कर्म यद वृत्तो स्वर्गतो यच्च वैदिकं कर्मापवर्गे यच्चोक्तम तच्चाप्यान्ये प्रतिष्ठितम। देखो अभी लौकिक कर्म तो ये सारे हो गए है ना, मतलब यह मतलब इस ये यहाँ पे पृथ्वी तल पे रहते हुए जो भी कर्म होते हैं, जो भी आहार का महत्व होता है वो देखा। अब जो आध्यात्मिकता की ओर क्या हेल्प करता है आहार, तो क्या करता है, व्यावहारिक लौकिक कार्य करता है, वैदिक कर्म स्वर्ग प्राप्ति हेतु एवं मोक्ष प्राप्ति के प्रयत्न आहार पर आधारित होते हैं। देखो मतलब क्या क्या बताया है, कि उसमें आध्यात्मिक भाव भी एक जुड़ा हुआ है आहार के ऊपर, है ना। क्यों? क्योंकि आहार से क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होते समय आध्यात्मिकता की ओर, मोक्ष की ओर अग्रसर कौन ले जाने वाला है, वो आहार का ही गुण होता है, जो आपको आपके मन में स्थिरता लाता है, नॉलेज। जैसे सात्विक आहार से क्या होता है, इंटेलिजेंस बढ़ता है, डिवाइनिटी की ओर जाता है, क्लैरिटी होती है ना। तो ये जो आहार होता है उसका लौकिक कार्य की सिद्धि होती है, इस जन्म में जो धर्म अर्थ काम है उसकी प्राप्ति होती है, और साथ में वैदिक कर्म स्वर्ग प्राप्ति हेतु अथवा मोक्ष प्राप्ति हेतु भी आहार जो है वो हितकर होता है, ठीक है। तो इस तरह से आहार क्या होता है, तीनों भाव, मतलब शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, है ना, इन तीनों भावों की प्राप्ति करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए आहार जो है वो अति महत्वपूर्ण बताया है, ठीक है। समझ में आ गया, ये था आहार का महत्व, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ फूड, ठीक है। आहार क्यों महत्व का है, क्योंकि वो प्राण होता है, उससे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य बना रहता है। उसकी वजह से शरीर पुष्ट होता है, शरीर के धातु वृद्ध होते हैं, शरीर में निरोगता रहती है, फिर मानसिक भाव भी जो है वो अच्छे होते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है, आहार का महत्व हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या देखेंगे, आहार द्रव्य वर्गीकरण, ठीक है। आहार जो द्रव्य है, आहार का वर्गीकरण बताया है, कि आहार को किस तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। तो ये संदर्भ कहाँ पे मिलता है हमें, चरक सूत्र 25 अध्याय में मिलता है।
तो आहार का क्या बोला है, पहला प्रकार क्या होता है, एक ही प्रकार बताया है, एक प्रकार का आहार होता है। क्यों एक प्रकार का, आहारत्व गुण के आधार पर आहार का एक ही प्रकार होता है। ठीक है, आहारत्व गुण मतलब क्या, देखो अभी जैसे कि गेहूं है ना, मतलब धान्य है ना, ग्रेन्स है, ठीक है, ग्रेन्स है, ऑयल सीड्स है ना, या फिर रूट्स है जैसे कैरट्स, रेडिश है ना, रूट्स है, या फिर वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है ना, या फिर कोई नॉन वेज वगैरह है। तो ये सारी चीजों में कॉमन चीज क्या है, कॉमन चीज इसमें ये है कि ये सारी चीजें क्या है, आहारत्व गुण है इसमें, मतलब ये सारी चीजें आहार होती है ना, ये गुण इसमें कॉमन है। तो ये जो बेसिक कॉमन चीज हमें दिख रही है, उसके आधार पर आहार का एक ही गुण किया गया, एक ही भेद किया गया है, मतलब एक ही प्रकार बताया है। कौन सा प्रकार, कि आहारत्व गुण के आधार पर आहार का एक ही प्रकार होता है, ठीक है, कि वो आहार है ना। तो ग्रेन्स में से जैसे दो शुक धान्य है, शमी धान्य है, मतलब गेहूं चावल, इनमें क्या है, आहार है। फ्रूट्स है वो भी आहार है, वेजिटेबल्स है वो भी आहार है ना। ऑयल सीड्स है, नट्स है, ग्राउंड नट्स है, आलमंड है, कैश्यू है, ये सारी चीजें हैं, क्या है, वो भी एक तरह का आहार है ना। तो ये जो आहार, ये कॉमन जो बेसिक चीज हमें दिख रही है कि ये सभी में जो कॉमन है, तो वो एक कॉमन चीज के आधार पे क्या बोला है, आहारत्व के गुण के आधार पे आहार का एक ही प्रकार किया जाता है, आहार अलग अलग नहीं होता, आहार का एक ही जो है वो प्रकार होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट भेद क्या बताया है, योनि भेद के आधार पर, योनि मतलब क्या होता है कि उत्पत्ति भेद के, मतलब वो किस चीज से उत्पन्न हुआ है वो आधार, तो उसके आधार पर कितने भेद बताए हैं, दो भेद बताए हैं। ठीक है, पहला आता है स्थावर और दूसरा आता है जांगम, है ना। तो योनि भेद के आधार पर मतलब उत्पत्ति के आधार पर आहार का जो द्रव्य है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है ना, वो उसकी योनि क्या है, उसके आधार पर क्या बोले हैं, उसके आधार पर दो भेद बताए हैं। तो पहला आता है स्थावर, स्थावर मतलब क्या, जो भी अर्थ पे जो भी प्रोड्यूस्ड होता है ना, अर्थ जो पृथ्वी पे जो प्रोड्यूस होता है, जो पृथ्वी से प्राप्त होता है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना, फूड ग्रेन्स, है ना, मतलब क्या, जो धान्य होता है, जैसे कि गेहूं चावल, सोयाबीन, है ना, पल्सेस, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सारी चीजें है ना, वो क्या हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रही है। या फिर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट्स, टोमेटो, पोटैटो, ये सारी चीजें क्या है, वो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रही है। तो इन सारी चीजों को क्या बोला है, इन सारी चीजों को स्थावर बोला है, मतलब इनके योनि क्या है, इनकी योनि स्थावर योनि है ना, उत्पत्ति स्थान क्या है, उगम स्थान क्या है, स्थावर है, पृथ्वी है ना। दूसरा जो प्रकार है इसमें वो क्या बोला है कि जांगम, जांगम मतलब पशु पक्षी, है ना, जो पशु पक्षी से, एनिमल से जो प्राप्त होता है, एनिमल ओरिजिन जो होती है, वो जो चीजें हैं वो आती हैं जांगम के अंडर। ठीक है, तो जैसे अब इसके क्या एग्जांपल्स आएंगे, जैसे मांस आ गया है ना, मीट आता है, फिर हनी आता है क्योंकि हनी भी से प्राप्त हो रहा है, या फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स आते हैं, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स जो आते हैं, जैसे कि दूध, घृत, दही, पनीर, है ना, ये सारी चीजें क्या है, वो जांगम योनि से आती है क्योंकि वो प्राणी से प्राप्त होती है। तो जहां से उत्पत्ति स्थान है, मतलब प्राप्ति जो स्थान है, उगम स्थान है, उसके अकॉर्डिंग दो अलग अलग क्लासिफिकेशन बताए हैं। पहला होता है स्थावर, दूसरा होता है जंगम। तो जो प्लांट ओरिजिन है या फिर जो हमें पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं वो होते हैं स्थावर योनि में, और जो एनिमल्स से प्राप्त हो रहे हैं वो होते हैं जांगम योनि में। ठीक है, इसमें एक आगे आगे आप खनिज भी ऐड कर सकते हैं जो आपको, मतलब लाइक लिटरली अंडर पृथ्वी से जो प्राप्त होते हैं, जैसे लवण होता है ना। लेकिन चरक सूत्र में ये सिर्फ ये दो प्रकार बताए हैं, जांगम और स्थावर। तो है ना, तो स्थावर क्या होते हैं, जो पृथ्वी से प्राप्त हो रहे हैं, जो जांगम होते हैं वो एनिमल से प्राप्त हो रहे हैं। एनिमल से बहुत सारी चीजें प्राप्त होती है, जांगम मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं, सिर्फ नॉन वेज या फिर सिर्फ मीट प्राप्त नहीं होता है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि दूध, घृत, मध, पनीर वगैरह, उसका अगर और विकृति बनाए तो, है ना।
तो ये सारी जो चीजें आती है वो जांगम के अंडर आती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्गीकरण क्या बताया है, तो वो होता है प्रभाव भेद के आधार पर, मतलब उस का प्रभाव क्या होगा, है ना। तो प्रभाव क्या होगा, ये या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा, है ना। तो प्रभाव भेद के आधार पर भी दो प्रकार बताए हैं। पहला होता है हितकर फल देने वाला, दूसरा होता है अहितकर फल देने वाला, है ना। तो आहार के प्रभाव भेद के आधार पर कितने भेद बताए हैं, दो होते हैं। तो हितकर फल देने वाला मतलब हितकर प्रभाव डालने वाला। हितकर प्रभाव मतलब क्या, शरीर की वृद्धि करने वाला, धातुओं का पोषण करने वाला, वर्ण का प्रसादन करना, मानसिक सुख संतोष लाभ देना, है ना। ये सारी चीजें मतलब हितकर जो है, त्रिदोषों का साम्य बना के रखना, तो ये क्या होता है, ये हितकर फल हो गया। और अहितकर मतलब क्या, इसके अपोजिट, जिसकी वजह से शरीर में विकृति आए, है ना, या फिर बल क्षय हो, है ना, वो, या फिर अभी देखो ये जो हितकर और अहितकर फल देने वाले आहार है ना, वो वैरी करते हैं। जैसे कि किसी ऋतु में कोई आहार हितकर हो सकता है, तो दूसरे अलग ऋतु में वही आहार अहितकर भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझने की कोशिश करें, तो ग्रीष्म ऋतु में कटु रसात्मक आहार अहितकर होता है ना। जैसे कि मिर्च वाला खाना, है ना, ग्रीष्म ऋतु में अहितकर होता है, लेकिन हेमंत ऋतु में खाए तो उससे ज्यादा हानि नहीं पहुंचती, है ना। या फिर जैसे कि वसंत ऋतु में कफ प्रकोपक आहार खाएंगे, जैसे कि दही खाए या फिर अन्य कोई भी चीज, है ना, शीत गुणात्मक आहार खाने से वसंत ऋतु में हितकर फल होता है। लेकिन वही अगर ग्रीष्म ऋतु में कफ गुण वाले आहार खाए, है ना, शीत स्निग्ध आहार खाए, तो उससे कोई हानि नहीं होती, है ना। तो ये जो प्रभाव है वो अलग अलग सिचुएशन के अनुसार अलग अलग तरह से पड़ता है। तो प्रभाव होता कैसा है, लेकिन या तो हितकर होगा या तो अहितकर होगा, है ना। इसका एक और जो पथ्यकर आहार होते हैं, जैसे मूंग दाल है, गेहूं है ना, वो हमेशा हितकर प्रभाव देते हैं, है ना, मात्रावत सेवन करना चाहिए। और अहितकर फल देने वाले कौन से हैं, जैसे कि उड़द दाल है या फिर मसूर की दाल है। तो उड़द दाल की वजह से क्या होता है, वो बहुत ज्यादा गुरु होता है, उष्ण होता है। मसूर की दाल जो है वो ग्राही होती है ना, मतलब वो मल का मलावष्टम्ब कर सकती है ना। तो इस तरह से आहार का प्रभाव भेद से दो प्रकार बताए हैं, हितकर फल देने वाले और अहितकर फल देने वाले। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रकार क्या बताया है, उपयोग भेद के आधार पर चार प्रकार बताए हैं। चरक सूत्र में, चरक की बात है ये, हाँ, चरक संहिता में चार प्रकार बताए हैं, लेकिन योग रत्नाकर निघंटु में 6 प्रकार बताए हैं। तो पहले देखते हैं कि वो चार प्रकार कौन से हैं। तो उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, मतलब उसका सेवन किस तरह से कर रहे हैं। तो या तो वो पान की तरह कर सकते हैं, मतलब पेय पदार्थ जैसे शरबत हो गया, दूध हो गया, है ना, तक्र हो गया, ताक जो तक्र है ना, छाछ जिसे बोलते हैं, तो वो हो गया। ये क्या है, ये पेय पदार्थ है। या फिर आजकल जो चाय कॉफी, है ना, कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, ये सारी चीजें है ना, तो ये क्या है, ये पान करने योग्य है। सूप जो होता है वो भी पेय पदार्थ है ना। नेक्स्ट प्रकार क्या होता है, अशन। अशन मतलब क्या, खाने योग्य, जैसे पके हुए चावल, है ना, भात होता है, दाल होती है। दाल को देखो अभी खा भी सकते हो, पी भी सकते हो, वो अलग बात है। तो खाने योग्य जो होते हैं वो अशन में आते हैं। नेक्स्ट बताया है भक्ष्य। भक्ष्य मतलब जिनको चबा चबा के खाने की जरूरत होती है, जैसे लड्डू हो गया, या फिर कोई थोड़ा सा मतलब सॉलिड जो चीजें होती है, थोड़ा चावल वगैरह कैसा थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो उसको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती। लेकिन भक्ष्य क्या होते हैं, चबा चबा के, जैसे कि चने हो गए, है ना, तो वो होता है भक्ष्य। नेक्स्ट बताया है लेह। लेह, लेह मतलब जिनको चाटन करके, जिनको चाट कर खाने हो योग्य होते हैं, जैसे मध होता है ना, या फिर इमली को भी चाट चाट के खाते हैं, है ना। तो जिनको जो थोड़ा सा सेमी सॉलिड टाइप होता है ना, जिनको चाट के खा सकते हैं, वो आते हैं लेह्य में। ठीक है, तो इस तरह से उपयोग भेद के आधार पर चरक संहिता में कितने प्रकार बताए हैं, चार प्रकार बताए हैं, पान, अशन, भक्ष्य और लेह्य। ठीक है, समझ में आ गई ये चारों चीजें। पान मतलब पीने योग्य जो होता है, जो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसे पिया जाता है, जैसे शरबत, दूध, छाछ, है ना। अशन मतलब जो थोड़े से मतलब सॉलिड होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं, जिनको खाने योग्य होते हैं, जैसे चावल, दाल, चपाती, ये चीजें।
भक्ष्य क्या होता है, जिनको ज्यादा चबाने की जरूरत होती है, जैसे कैंडी होती है ना, जो मतलब थोड़ा सा सॉलिड वाली कैंडी है ना, या फिर चने की दाल, मतलब चने की दाल यानी कि चना है ना, चना जोर गरम, वो सारी चीजें, या फिर लड्डू हो गए। तो ये जो थोड़े से सॉलिड होते हैं वो। लेह क्या होते हैं, लेह थोड़ा सेमी सॉलिड होता है, तो उसको चाट चाट कर खाया जाता है, जैसे कि शहद है ना। तो ये प्रकार बताए हैं उपयोग भेद के आधार पर। लेकिन योग रत्नाकर निघंटु में 6 प्रकार बताए हैं। कौन से? भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेय, चोष्य, चर्व्य। देखो, पेय मतलब वही पान करने योग्य, लेय मतलब चाटन योग्य, चोष्य एक अलग बताया है। चोष्य जो होता है वो चूस कर खाने की जो चीजें होती है ना, जैसे कि गन्ने का रस चूसते हैं, है ना। तो जो चूस कर खाया जाता है वो होते हैं चोष्य। और चर्व्य, भक्ष्य, भोज्य, ये जो तीनों चीजें हैं, इन तीनों को चबा कर ही खाया जाता है, लेकिन चबाने की जो इंटेंसिटी होती है उनमें थोड़ा थोड़ा वेरिएशंस होता है, तो इसलिए इन्होंने वो 3 अलग बताए हैं। ठीक है, भक्ष्य, भोज्य और चर्व्य, जिनको थोड़ा सा जैसे स्नैक्स वगैरह होते हैं वो चर्व्य होते हैं, है ना। या फिर जिनको ज्यादा चबाने की, देर तक चबाने की, वो सारी चीजें है ना, तो वो होते हैं चर्व्य। और भक्ष्य और भोज्य तो ऊपर देखा ही है। ठीक है, ये हो गई उपयोग भेद के आधार पर। हमें चरक सूत्र, चरक संहिता के अकॉर्डिंग ये 4 जो है वो ज्यादा याद रखने के हैं, मतलब ये नहीं भूलना है। अगर नीचे योग रत्ना करके अगर भूल भी गए तो ठीक है, लेकिन ये नहीं भूलना है, पान, अशन, भक्ष्य और लेय। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रकार आता है 5वां प्रकार। तो ये किस प्रकार से किया है, 5वां क्लासिफिकेशन होता है रस भेद के आधार पर 6 प्रकार बताए हैं। ठीक है, तो रस कितने हैं, 6 हैं। रस मतलब टेस्ट है ना, तो टेस्ट कितने प्रकार के बताए हैं, 6 बताए हैं। जैसे मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, है ना। तो मधुर रसात्मक आहार, अम्ल रसात्मक आहार, लवण रसात्मक आहार, कटु रसात्मक आहार, तिक्त रसात्मक आहार और कषाय रसात्मक आहार। ठीक है, तो ये 6 प्रकार बताए हैं रस के अकॉर्डिंग, रस भेद के आधार पर, है ना। तो जैसे कि मधुर रसात्मक, मधुर जैसे शुगर होता है ना। या फिर फ्रूट्स जो होते हैं वो कुछ फ्रूट्स मीठे होते हैं, जैसे पका हुआ आम मीठा होता है। अम्ल, अम्ल आहार कौन सा होता है, जैसे इमली हो गया, कच्ची कैरी होती है ना, वो अम्ल रसात्मक होती है। लवण रसात्मक क्या होता है, जैसे सेंधा हो गया, है ना, उद्भिद लवण, लवण के जो क्षार होता है वो भी लवण रसात्मक होता है। फिर आता है कटुरस, कटुरस क्या होता है, कटु मतलब तीखा जो होता है उसको कटु रस बोलते हैं, जैसे कि मिर्ची हो गई, है ना। मिर्च या फिर जो स्पाइसेस होते हैं, मसाले जो होती है, वो क्या होते हैं, वो कटु रसात्मक आहार होता है ना। नेक्स्ट आहार कौन सा बताया है, तिक्त रसात्मक आहार। तो तिक्त रसात्मक आहार क्या होता है, जो कड़वा होता है ना, कड़ू, कड़वा जो होता है, जैसे कि करेला होता है ना, तो तिक्त रसात्मक होता है करेला, जो कड़वा होता है वो आहार। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताया है कषाय रसात्मक, कषाय रसात्मक जैसे कि आमलकी में कषाय रस होता है, इसको तुरट रस कहते हैं मराठी में। ठीक है, तो ये कषाय रसात्मक आहार। ठीक है, तो इस तरह से ये 6 प्रकार के रस होते हैं। इन 6 रस प्रधान जो आहार होता है उसके वर्गीकरण, उसका अगर वर्गीकरण करें तो ये 6 प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये 6 प्रकार के रस भेद के अनुसार समझ में आ गए। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रकार क्या बताया है, सिक्स्थ प्रकार बताया है गुण भेद के आधार पर। तो गुण भेद के आधार पर आहार के 20 प्रकार बताए हैं। ठीक है, देखो ये मैंने बस थोड़ा सा अलग अलग दिखाई दे इसलिए इस तरह से लिखा है, लेकिन गुरु गुण ये एक प्रकार हो गया, लघु गुणात्मक आहार दूसरा प्रकार, शीत गुणात्मक आहार तीसरा प्रकार, उष्ण गुणात्मक आहार चौथा प्रकार, स्निग्ध गुणात्मक आहार 5वां प्रकार, इस तरह से पकड़ना है। ठीक है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा पकड़ना है। ठीक है, इस चीज से कंफ्यूज मत नहीं होना है। तो ये जो प्रकार है ना वो कैसे है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 है ना, ऐसे फिर ये 20, ऐसे ये प्रकार है। ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं होना है।
ठीक है, मतलब 20 प्रकार बताए हैं, लेकिन नीचे तो ऐसे मतलब दिया है, ऐसा नहीं है। तो ये एक गुरु एक प्रकार, लघु एक प्रकार, फिर शीत अलग प्रकार है, उष्ण अलग प्रकार है ना। तो ये जो गुण है, 20 प्रकार के गुण है ना। तो ये 20 प्रकार के गुण के आधार पर क्या बताया है, ये जो 20 प्रकार के गुण है उनके आधार पर 20 प्रकार का आहार होता है, ऐसा आचार्य चरक ने कहा है। तो 20 प्रकार का आहार कैसे, जैसे कि गुरु आहार कौन सा होता है, जैसे उड़द दाल हो गया, घृत हो गया, ये दुग्ध हो गया, ये कैसे हैं, गुरु आहार है ना। लघु आहार, जो गुरु आहार मतलब क्या, जो पचने में गुरु होते हैं, मतलब पचने में देर लगाते हैं, है ना। पचने के उस थोड़ा सा जो जठर अग्नि होती है उस पे लोड डालते हैं, है ना। तो वो होता है गुरु आहार। जो लघु आहार होता है वो क्या होता है, जो आसानी से शीघ्रता से पच जाता है ना। तो उसका एग्जाम्पल क्या आता है लघु आहार का, जैसे कि मूंग दाल है, या फिर जो लाजा बताई है ना, पफ्ड राइस जिसको हम बोलते हैं वो। और शीत आहार कैसा एग्जाम्पल उसका, शीत आहार का ले तो फिर जो घृत जो है, दूध जो है वो भी शीत आहार में आता है, ठीक है। शीत आहार मतलब क्या कि इसका वीर्य शीत होना चाहिए, जैसे आइसक्रीम है कि स्पर्श के लिए ठंड है लेकिन उष्ण वीर्य है ना, वैसा नहीं। तो यहाँ पे शीत भी उष्ण, सॉरी, वीर्य जो है वो शीत होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है उष्ण आहार। उष्ण आहार जैसे माश हो गया, है ना, आनुप मांस हो गया। फिर नेक्स्ट आता है स्निग्ध आहार। स्निग्ध जैसे जिनमें चिकनाहट हो, जैसे कि घृत, तेल, है ना। फिर वही रुक्ष आहार, जैसे कि पिन्याक है ना, वो सारी चीजें रुक्ष होती है। तो इस तरह से क्या बताया है कि ये जो 20 गुण है उनके आधार पर आहार के 20 अलग अलग क्लासिफिकेशन किए जा सकते हैं, ठीक है, ये इन्होंने बताया है, ठीक है, समझ में आ गया गुण भेद के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बताया है, सातवां प्रकार किसके आधार पर है, संयोग एवं संस्कार भेद के आधार पर आहार के असंख्य भेद होते हैं। देखो संयोग और संस्कार, संयोग मतलब क्या कि कोई भी दो इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर देना, है ना। जैसे आजकल तो ये चीज बहुत ही ट्रेंड में चल रही है, भले उसका टेस्ट बिगड़ जाए या फिर उसका जो हितकारी प्रभाव है वो बिगड़ जाए, लेकिन हमें करना संयोग ही है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज में चीज को ऐड करना, है ना, ये बहुत आजकल ट्रेंड में हो रहा है। जैसे कि अ, अब एग्जाम्पल बता रही हूँ, वड़ा पाव होता है तो वड़ा पाव में चीज ऐड कर दिया तो वो हो गया चीज वड़ा पाव। अगर डोसा में चीज ऐड कर दिया तो वो हो गया डोसा वाला चीज, चीज वाला डोसा, है ना। मैगी में चीज ऐड कर दिया तो चीजी मैगी, है ना। तो ये क्या, ये जो संयोग भेद के आधार पर ऐसे असंख्य प्रकार किए जा सकते हैं, है ना। मतलब हर चीज में कोई भी चीज ऐड कर देना, जैसे आइसक्रीम में गुलाब जामुन ऐड कर देना, है ना। तो ये संयोग क्या है, हम इस तरह के संयोग से असंख्य आहार जो है वो बना सकते हैं, है ना। कोई भी एक चीज में कोई भी दूसरी चीज ऐड कर देंगे। या फिर संस्कार भेद के आधार पर, जैसे संस्कार मतलब क्या कि जल सन्निकर्ष, उसको उबालना, उबालने से बनते हैं मोमोज, तो फिर मोमोज को उबालने के अलग अलग तरीके, या फिर उसकी स्टफिंग के अलग अलग तरीके, है ना। कुछ में मीट स्टफ किया जाता है, कुछ में जो वेजिटेबल्स होते हैं तो वेजिटेबल्स भी अलग अलग प्रकार के स्टफ करेंगे, या फिर मैगी वाला मोमो उसमें मैगी डाल के स्टफ करेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये अलग अलग तरह से अलग अलग संस्कारों से असंख्य भेद हो सकते हैं, है ना। फिर जैसे समझो अभी जो संस्कार भेद में ना एक और चीज भी हो सकती है, जैसे समोसा का जो वो होता है ना, मतलब अगर बैटर एक ही है, मतलब बना वो मैदे से ही है, मतलब आउटर कोट जो है वो मैदे से ही बना है, लेकिन उसको फ्राई कर दिया तो समोसा बन गया, उसको बॉईल कर दिया तो मोमोज बन गया, है ना। तो ये जो ऐसी चीजें होते हैं, एक महाराष्ट्र में जो डिश बनती है मोदक, है ना, वो मोदक भी इस तरह से संस्कार भेद से अलग अलग बनती है, और उसके स्टफिंग से भी अलग अलग बनती है, ठीक है। तो वो मोदक जो है वो इस चीज को समझने के लिए बहुत लाभदायी है। जैसे समझो मोदक में जनरली क्या करते हैं, इसमें स्टफिंग के अनुसार, जैसे संयोग, संयोग मतलब यहाँ पे क्या होता है, स्टफिंग, है ना। तो जैसे कि ड्राई फ्रूट्स की स्टफिंग कर दी, चॉकलेट्स की स्टफिंग कर दी, या फिर ट्रेडिशनल जो करते हैं, मतलब जो ओला खोबरा होता है ना, खोबर और मतलब कोकोनट और
शुगर को मिक्स करके जो बनाते हैं वो वाली स्टफिंग हो गई, या फिर पूरन से जो बनाते हैं पूरन के मोदक, है ना, जैसे पूरन पोली बनती है वैसे ही पूरन के मोदक बनते हैं, है ना, तो ये पूरन के मोदक हो गए, है ना। तो इस तरह से स्टफिंग के आधार पर अनगिनत असंख्य प्रकार हो सकते हैं, और वही संस्कार के आधार पर भी असंख्य हो सकते हैं। जैसे इसको बॉईल करके भी बनाते हैं, इसको स्टीम करके बनाते हैं, है ना, इसको फ्राई करके बनाते हैं। तो ये जो है वो संस्कार के आधार पर और संयोग के आधार पर इस तरह से हमें अनेकानेक प्रकार जो है वो देखने को मिल सकते हैं, है ना। ये एग्जाम्पल सिर्फ मोदक का हो गया, तो इसी तरह से अन्य बहुत सारी चीजें आती है, जैसे लड्डू में भी हम इन सबको देख सकते हैं। बेसन के लड्डू, तिल के लड्डू, दूसरे और किसी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू लड्डू डेट्स के लड्डू, है ना, मूंग दाल का लड्डू, गेहूं के आटे का लड्डू। तो इस तरह से अलग अलग संस्कार से, अलग अलग संयोग से क्या हो सकता है, असंख्य प्रकार का आहार जो है वो बन सकता है, ठीक है। तो ये हो गया चरक सूत्र 25 अध्याय में आया हुआ, 25वें अध्याय में आए हुए आहार के वर्गीकरण, है ना, आहार का क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि आहार सिर्फ एक ही प्रकार का होता है, वहां से स्टार्ट किया, है ना, कि आहार के कोई प्रकार नहीं होते, बस वो एक ही प्रकार का होता है कि उसमें आहारत्व ये गुण होता है कि वो मतलब सेवन करने योग्य चीज है, भक्षण करने योग्य चीज है, खाने योग्य चीज है, तो वो आहार हो गई, है ना, आहारत्व गुण की वजह से उसका एक ही प्रकार है। तो उन्होंने एंड कहाँ पे किया कि उसके असंख्य प्रकार हैं, है ना, संयोग और संस्कार के भेद के आधार पर। तो ये चीज ध्यान रखनी है अब हमें कि जब आहार का वर्गीकरण पूछा जाए तो स्टार्टिंग करनी है एक से, लास्ट आना है असंख्य भेद तक, ठीक है। तो एक प्रकार का भी आहार होता है और असंख्य प्रकार का भी आहार जो है वो होता है, ठीक है। ये हो गया आहार का क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये जो आहार वर्ग बताए हैं, है ना, चरक सूत्र 27 में 12 आहार वर्ग बताए हैं। तो ये देखो, ये थोड़ा अलग अलग आचार्यों के अनुसार अलग अलग है। वो जब हम आहार घटक के बारे में, यहाँ पे हम लोग जो है वो चरक सूत्र मतलब चरक संहिता में कितने आहार वर्ग दिए हैं वो देख रहे हैं, ठीक है। तो चरक संहिता में 12 आहार वर्ग बताए हैं। शुक धान्य, शमी धान्य, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, दुग्ध वर्ग, इक्षु वर्ग, कृतान्न वर्ग और आहारोपयोगी वर्ग, ठीक है। ये ना, ये क्लासिफिकेशन के अंडर नहीं डाला है इसको, इसको अलग से आहार वर्ग में रखा है, मतलब ये अलग, वो जो 25वें अध्याय में जो क्लासिफिकेशन बताया है वहां पे नहीं आए हैं ये, ठीक है। ये अलग से चरक सूत्र 27 में आए हैं कि इन प्रकार के आहार जो होते हैं, आहार के वर्ग होते हैं। तो ये आप जब आहार वर्ग हम जब पढ़ेंगे तो हम डिटेली देखेंगे इसके बारे में। अभी सिर्फ इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। जो शुक्ल धान्य होते हैं, जो मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे गेहूं चावल हो गए हैं। फिर शमी धान्य मतलब जैसे पल्सेस होते हैं जो डाइकोटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि मूंग दाल, मसूर दाल, है ना, बहुत सारी दालें, ठीक है। फिर मांस वर्ग मतलब जो मीट वर्ग होता है कि बकरी का मांस कैसा होता है ना, तो विविध प्राणियों के मांस जो है वो इनमें देखेंगे, ठीक है। फिर शाक वर्ग जिसमें सारी सब्जियां आती है, ठीक है। ये जो है शाक वर्ग में सब्जियां आती है, लेकिन हरित वर्ग में हरी सब्जियां आती है, बाकी सब्जियां सारी शाक वर्ग में, ठीक है। फिर फल वर्ग में सारे फ्रूट्स आते हैं, मध्य वर्ग में तो मदिरा के विविध प्रकार आते हैं। जल वर्ग में जो है वो जल के अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे दिव्य उदक हो गया, है ना, हंसोदक हो गया, या फिर कहाँ पे जल हमें प्राप्त होता है, जैसे कुएं का पानी है, तालाब का पानी है, सरोवर का पानी है, तो उनमें क्या फर्क होता है, वो सारे चीजें हम जल वर्ग के अंडर देखेंगे। नेक्स्ट आता है दुग्ध वर्ग। तो दुग्ध वर्ग भी जिन प्राणियों से हमें जो दूध प्राप्त होता है उसके गुण क्या होते हैं, जैसे महिषी दुग्ध दुग्ध के गुण, गाय के गोदुग्ध के गुण, है ना, फिर मनुष्य दुग्ध, स्त्री दुग्ध का गुण, है ना, तो वो सारी जो चीजें हैं वो हम दुग्ध वर्ग में देखेंगे। उसके बाद आता है इक्षु वर्ग। इक्षु वर्ग में इक्षु रस मतलब गन्ना जो होता है उसके गुण, और गन्ने के रस से जो विकृतियां बनती है, जैसे मिश्री, गुड़, है ना, खांड, शर्करा, ये सारी चीजें हम देखेंगे। फिर आता है कृतान्न वर्ग। तो कृतान्न वर्ग में क्या होता है,
मतलब आहार पे कोई कुकिंग करने के बाद, मतलब उसके ऊपर कोई क्रिया करने के बाद जो बनता है वो आहार है ना, मतलब पका हुआ आहार यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब ये जो पहले वाले थे ये कैसे थे, ये न पके हुए थे, है ना। तो कृतान्त वर्ग में क्या करेंगे, जैसे कि खिचड़ी बनाते हैं, है ना। तो थोड़ा सा दाल लिया, थोड़ा सा चावल लिया, उसमें मसाले वगैरह डाले, तो ये जो एक प्रोसेस होती है ना, तो वो होता है कृतान्त वर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट आता है आहारोपयोगी वर्ग। तो आहारोपयोगी वर्ग में क्या होता है, जो कृतान्त वर्ग हम बनाते हैं या फिर आहार, मतलब जो आहार बनाते हैं उसमें जो छोटे थोड़े थोड़े मात्रा में हम यूज करते हैं, जैसे प्रक्षेप द्रव्य यूज करते हैं, वैसे ही आहारोपयोगी द्रव्य होते हैं, जैसे मसाले हो गए, वो पिंपली हो गया, है ना, वो सारी चीजें, मरीच हो गया, जीरे हो गए, है ना, वो सारी चीजें क्या होती है, अदरक, सूंठ, वो सारी चीजें आहारोपयोगी वर्ग में आती है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेयली हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, इसीलिए इनके नाम याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये 12 अलग अलग है, ठीक है। अभी यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं थी और फिर एक स्लाइड एक्स्ट्रा हो जाती है खामखा, इसीलिए एक ही स्लाइड पे लिया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से 12 आहार वर्ग बताए हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्टेम्प्ररी साइंस, है ना, मतलब जो मॉडर्न साइंस है वहां पे क्या क्लासिफिकेशन बताया गया है फूड का, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, तो पहला क्लासिफिकेशन होता है बाय ओरिजिन, है ना। तो यहाँ पे भी अलग अलग आधार के मापदंड पे अलग अलग तरह से क्लासिफाई किया गया है ना, मॉडर्न साइंस में भी। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या आता है, बाय ओरिजिन, जैसे हमने योनि के आधार पर देखा था ना, सेम वही चीज है यहाँ पे। तो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन एंड फूड ऑफ प्लांट ओरिजिन। फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन हमारे आयुर्वेदा में क्या बताया था, जांगल योनि वाले जो द्रव्य होते हैं, है ना, जो फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन, जैसे कि घृत, दूध, मीट, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो सारी चीजें, एंड मतलब जो चीजें हमें एनिमल से प्राप्त होती है, प्राणियों से प्राप्त होती है, वो आती है फूड ऑफ एनिमल ओरिजिन में। और जो चीजें हमें प्लांट से प्राप्त होती है वो आती है प्लांट ओरिजिन में, है ना, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दूसरे वेजिटेबल्स, फल, फ्रूट्स, है ना, फूड ग्रेन्स, है ना। तो ये सारी चीजें क्या होती है, वो प्लांट ओरिजिन होती है। तो इस तरह से ओरिजिन के आधार पर जो है वो दो प्रकार के फूड जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। पहला आता है एनिमल ओरिजिन और दूसरा आता है प्लांट ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय केमिकल कंपोजिशन। तो जो आहार द्रव्य है, मतलब जो फूड है, उसमें कौन सा केमिकल कंपोजिशन है, उसके अकॉर्डिंग 5 अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं। जैसे प्रोटीन, प्रोटीन रिच फूड, है ना, प्रोटीन केमिकल कंपोजिशन वाला फूड, फिर फैट्स, तीसरा होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फिर आता है विटामिन और फिर आता है मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो है, मतलब ये किस कौन से न्यूट्रिएंट्स है उसमें, उसके अकॉर्डिंग पे हम अगर फूड को क्लासिफाई करें तो ये 5 प्रकार के हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। इनका डिटेल हम जब अप्रोक्सीमेट प्रिंसिपल्स ऑफ फूड देखेंगे तब हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रोटीन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बॉडी बिल्डिंग होते हैं, अमाइनो एसिड से बनते हैं। फैट्स जो है वो फैटी एसिड से बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च होता है ना। विटामिन के अलग अलग प्रकार होते हैं, वाटर सोलुबल एंड फैट सोलुबल। तो ये सारी जो चीजें हैं वो डिटेयली हम प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल्स ऑफ फूड जब देखेंगे तब देखते हैं। अभी हमें क्या याद रखना है कि क्लासिफिकेशन के लिए केमिकल कंपोजिशन बेसिस पे अगर किया जाए, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, तो फूड के 5 प्रकार बताए हैं, प्रोटीन फूड, फैट फूड, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये जो प्रकार है वो केमिकल कंपोजिशंस के आधार पे बताए गए हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन बाय प्रीडोमिनेंट फंक्शन। तो यहाँ पे क्या आता है, मतलब फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो वो मतलब जैसे हमने प्रभाव में देखा था ना कि हितकर प्रभाव और अहितकर प्रभाव, है ना। तो वही हमें मॉडर्न के अकॉर्डिंग फंक्शन क्या बताया है, पहला फंक्शन बताया है बॉडी बिल्डिंग फूड, है ना, जो बॉडी बिल्ड करता है, मतलब मसल्स को ज्यादा बिल्ड करता है। तो वो कौन सा होता है, जैसे प्रोटीन रिच फूड होता है, मिल्क, मीट, एग्स एंड पल्सेस, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये बॉडी जो स्ट्रक्चर है उसको बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया एक प्रकार। दूसरा प्रकार बताया है एनर्जी गिविंग फूड, फॉर एग्जांपल सीरियल्स,
शुगर्स, रूट्स, फैट एंड ऑयल्स, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये एनर्जी गिविंग होते हैं, है ना। बॉडी तो एक बार बिल्ड हो गई, लेकिन बॉडी के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, वो एनर्जी कौन देता है, तो वो जो एनर्जी देता है उस फूड ग्रुप को कहते हैं एनर्जी गिविंग फूड। तो उसमें कौन कौन आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच जो फूड होता है वो चीजें आती है एनर्जी गिविंग फूड में, ठीक है। तो कौन से, जैसे सीरियल्स हो गए, सीरियल्स मतलब गेहूं, चावल, मेज, है ना, मक्का वगैरह, वो सारी चीजें। फिर शुगर आता है ना। फिर रूट्स आते हैं, रूट्स में देखो अभी रूट्स एंड ट्यूबर जैसे पोटैटो, रेडिश, कैरट्स, है ना, जो जमीन के नीचे मिलते हैं वो। फिर नेक्स्ट होता है फैट्स, है ना, जो फैट्स एंड ऑयल्स, जो ऑयल हम यूज करते हैं घृत से मिलता है, या फिर कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, रिफाइंड ऑयल वगैरह, वनस्पति घी, है ना, वो सारी जो चीजें होती है वो होती है एनर्जी गिविंग फूड के अंडर। तो इसमें क्या क्या आता है, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। देखो जो बॉडी बिल्डिंग है उसमें क्या आते हैं, प्रोटीन रिच फूड आता है, ठीक है। जो एनर्जी गिविंग फूड है उसमें क्या आते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या बोला है, प्रोटेक्टिव फूड, है ना, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो वो कौन से होते हैं, जैसे कि विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है ना। तो विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, है ना, ये जो विटामिन है वो, और बाकी जो मिनरल्स है जो माइनर मिनरल्स और मेजर, तो वो अगले लेक्चर में देखेंगे। तो वो जो मिनरल्स है वो सारी चीजें आती है प्रोटेक्टिव फूड में। तो जैसे फूड कौन सा आता है इसमें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क, ये क्या है, ये सारी चीजें प्रोटीन रिच, सॉरी, विटामिन रिच चीजें होती है। तो ये क्या करती है, प्रोटेक्शन करती है, मतलब बॉडी में रिपेयर करना, एंटीऑक्सीडेशन का काम करना, है ना। जैसे न्यूरॉन्स का जो माइलिन शीथ होता है उसको बनाना, वो सारी चीजें होती है। तो वो होता है प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। वो क्लासिफिकेशन समझ में आ गया। मॉडर्न के अकॉर्डिंग देखो कितने क्लासिफिकेशन है, टोटल 4 क्लासिफिकेशन है। पहला था ओरिजिन के आधार पे, दूसरा हुआ फंक्शन के आधार पे, दूसरा केमिकल कंपोजिशन के आधार पे, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड मिनरल्स के आधार पे, है ना। तीसरा हो गया फंक्शन के आधार पे, फंक्शन मतलब या तो कोई कोई फूड बॉडी बिल्ड करेंगे, कुछ फूड्स जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, कुछ फूड जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये 3 प्रकार हो गए। और जो चौथा प्रकार है वो होता है न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, जो हमने आहार द्रव्य या फिर आहार घटक देखा था ना, आहार वर्गीकरण मतलब जो शुष्क धान्य, शमी धान्य, वो, तो वो क्या बताया है इन्होंने, न्यूट्रिटिव वैल्यू के ऊपर जो क्लासिफिकेशन होता है वो। तो इसके कितने प्रकार बताए हैं, इसके 10 प्रकार बताए हैं, ठीक है। तो कौन से आते हैं, सीरियल्स एंड मिलेट्स। तो इसमें शुष्क धान्य और तृण धान्य, जैसे जवार हो गया, बाजरी हो गया, है ना, बाजरा, जवार, गेहूं, चावल, मक्का, है ना, वो सारी चीजें जो आती है वो सीरियल्स एंड मिलेट्स में आती है। तो फिर नेक्स्ट चीज बताई है पल्सेस एंड लेग्यूम्स। तो इसमें सारे दाल आते हैं, जैसे कि चने की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, है ना, वो सारी चीजें। फिर आते हैं वेजिटेबल्स। तो वेजिटेबल्स में सारे वेजिटेबल, फल वाले वेजिटेबल, शाक, हरित वर्ग सब। तो जैसे कि मेथी, पालक, है ना, ककड़ी, टोमेटो, वो सारी चीजें। फिर आते हैं नट्स एंड ऑयल सीड्स, तो जो जिनमें ऑयल की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे कि तिल हो गया, है ना, या फिर ग्राउंडनट्स हो गए, वो सारी चीजें, आलमंड, कैश्यू, पिस्ता, अखरोट, ये सारी चीजें वहां पे आती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रकार बताया है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स तो हम सबको पता है, जैसे वाटरमेलन, ऑरेंज, ग्रेप्स, एप्पल, ये सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट आता है एनिमल फूड। तो इसमें मीट आता है या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फैट्स एंड ऑयल्स। देखो ऑयल ना ये दोनों चीजों में है, देखो ऑयल फैट्स में भी होता है और कुछ ऑयल सीड्स भी होते हैं। तो इन दोनों में जो है वो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है। तो ऑयल हमें दो जगहों पे देखने को मिला है। एक जगह पे यहाँ पे मिला है, मतलब फैट्स एंड ऑयल्स में देखने को मिला है, और ये ऑयल सीड्स हमें देखने को मिला है। तो ऑयल सीड्स मतलब क्या होते हैं, जिससे हमें ऑयल प्राप्त होता है, जैसे तिल 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 हो गए, है ना, या फिर मूंगफली हो गई,
तो इससे ये जो है ना मतलब वो बीज है जिससे हमें आगे चल के ऑयल जो है वो प्राप्त होता है। या फिर आलमंड में भी ऑयल होता है ना, वो हम आहार के लिए सेवन करते हैं। तो ऑयल सीड क्या होते हैं? बीज होता है ना, सीड होता है मतलब बीज है ना, जिसके बीज में ऑयल होता है। जैसे तिल हो गया, ग्राउंडनट हो गया, आलमंड हो गया, कैश्यू का भी अपना ऑयल होता है, ठीक है। काजू जो होते हैं वो, है ना, तो वो होते हैं ऑयल सीड्स। और यहाँ पे जो फैट्स एंड ऑयल्स है वो क्या है? ये होता है ग्राउंडनट का ऑयल, मतलब जो ऑयल लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम अम, तड़का लगाते वक्त जिसको यूज करते हैं, है ना, पकाने के लिए जिसको यूज करते हैं, चीजों को तलने के लिए जो यूज करते हैं, वो वाला ऑयल, ठीक है। तो वो कैसा होता है कि जैसे कि मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, रिफाइंड ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ठीक है ना, वो सारी चीजें, ठीक है। और फैट्स, तो ये इनमें क्या आता है? ये सारे तेल आते हैं और घी भी आता है, और वनस्पति घी डालडा जो है ना वो भी फैट्स एंड ऑयल्स में आता है, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आते हैं शुगर एंड जैगरी। जैगरी मतलब जो गुड़ होता है वो, और शुगर में भी अलग अलग, जैसे मिश्री, खंड, है ना, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आते हैं कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस। तो इसमें सारे जो आहार उपयोगी द्रव्य होते हैं वो आते हैं, ठीक है। जैसे कि गरम मसाला, जीरा, मिर्च, वो सारी चीजें, है ना, वो आती हैं कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस। जैसे अब आजकल तो वो ऑरिगेनो, है ना, वो सारी चीजें भी कंडिमेंट्स एंड स्पाइसेस में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे इतने जो 9 ग्रुप्स है, इनमें जो भी आहार इंक्लूड नहीं होता है वो जाता है मिसलेनियस फूड के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया ये क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो इस तरह से हमने आज जो है वो दो तरह से क्लासिफिकेशन देख लिया। एक देखा आयुर्वेद के अकॉर्डिंग और दूसरा देखा मॉडर्न के अकॉर्डिंग, है ना। तो आयुर्वेद में जो है वो आहार का एक ही प्रकार बताते हुए स्टार्ट किया था, फिर 1 2 3 ऐसा करते करते असंख्य प्रकार आ जाते हैं आयुर्वेद में। और जो मॉडर्न साइंस है उसमें भी अलग अलग प्रकार, अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने आहार का महत्व देखा, आहार की परिभाषा देखी, और आहार का क्लासिफिकेशन देखा, है ना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग अभी एक एक आहार वर्ग देखेंगे, शुक्र धान्य, शमी धान्य, है ना। तो वो जो है वो डिटेल में हम शुरू करेंगे कल से, ठीक है।